हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीशु सुबह से ही घर की साफ सफाई और नाश्ते पानी में लगी थी, क्योंकि उसके घर पे मेहमान आने वाले थे। घर की एक लौती बहू होने के कारण घर का सारा काम उसके सर पर ही आ गया था। वो किचन में नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास देवकी उसके पास आकर कहती है, बहू तुझ पे आज बहुत सारा काम पड़ गया है ना, समझ सकती हूँ, बहुत थक गई होगी तू, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द है। एक कप चाय लेकर हॉल में आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी अभी लेकर आती हूँ। वाह क्या दर्द समझती है सासू माँ। बहू कुछ दिन की बात है, तुझे थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन आज अमित के चाचा चाची दुबई से हमारे घर आ रहे हैं। ध्यान रहे मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इंसान ही है, भगवान नहीं। परेशानी ये है कि वो बहुत बड़े घर से हैं, उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है और कई साल के बाद वो यहाँ आ रहे हैं। जितने दिन रहें उतने दिन देख लेना, थोड़ा मेरी नाक मत कटवाना। जी माँ जी, अपने परिवार के लोग हैं, इसमें परेशानी कैसी? उनके चाचा चाची उनके घर आते हैं। सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद रीशु की सास देवकी वहाँ आती है और गीता से मजाक करते हुए बोलती है, क्या बात है गीता, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती क्या? वैसे तो तुझे फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता है, तो अब क्या हो गया? देख तेरा पेट बाहर आ रहा है, एक्सरसाइज शुरू कर दे। जेठानी जी, ये पेट मोटापा नहीं बल्कि खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ भाभी, गीता बिल्कुल सही कह रही है, हमें वो खुशी मिल ही गई जिसका हमें इंतजार था, इसीलिए तो हम लोग आपसे मिलने आए। पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों नाती पोते खिलाने की उम्र में बच्चा कर रहे हो, थोड़ा घर की इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। भाभी हमने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसके लिए हम इतने सालों से तरस रहे थे, उसे पाकर हम कैसे खुश ना हो। राजेश तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम ये गलती करोगे, थोड़ा समाज के बारे में भी सोचो ना। माँ आप ये क्या कह रही हैं? चुप हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, आजकल ये नॉर्मल है माँ, जस्ट कूल। रुक, कूल के बच्चे, तुझे तो अभी बताती हूँ, तुम बच्चों ने आजकल के बूढ़े लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। माँ जी बस करिए, कितना बोलेंगी आप चाची जी को? तू तो चुप ही रह, आज पहली बार मिली है और तुझे बड़ा प्यार आ रहा है चाची जी पर। और राजेश तू तेरे बड़े भाई का नहीं रे, तूने इस बार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। बताओ बाहर जब ये बात पता चलेगी तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे हमारा। भाभी दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, इसके चलते हम अपनी खुशियों का गला दबा दें। अरे आग लगे ऐसी खुशियों को जो समाज में मजाक बना दे। हर चीज का एक समय होता है, वैसे ही बच्चा पैदा करने का भी एक समय होता है। बुढ़ापे में अपनी बहू के आगे बच्चा पैदा करके अच्छा लगता है क्या? अब बस भी करो माँ, कितना सुना रही हो आप चाचा चाची जी को? ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका डिसीजन है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बेशर्मी मैं अपने घर में नहीं चलने दूंगी। इनको बोल दे यहाँ से चले जाएं। जैसे इतने सालों तक इन्हें हमारी याद नहीं आई, वैसे आज भी भूल जाएं। माँ बस क्या कह रही हो आप? अपने ही परिवार को अपने घर से निकाल रही हो। भाभी मैं तो गीता को आपके पास छोड़ने आया था कि आप इसका ख्याल रखेंगी, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूं। पराये देश में इसे इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ही घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। हाँ हाँ ले जा इसको, मैं अपने घर में रखकर मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी। चलो गीता, यहाँ अपना कोई नहीं है। नहीं चाचा चाची, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, चाची जी का ख्याल रखूंगी मैं जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए। बहू तो ये क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, आपने ही तो कहा था इनका अच्छे से ख्याल रखूं, तो आपकी कही बात का पालन कर रही हूँ। हाँ माँ, रीशु सही कह रही है और इसमें मैं भी इसके साथ हूँ। पागल हो गए हो तुम सब, और कुछ नहीं। देवकी इतना कहकर बड़े ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रीशु और अमित अपनी चाचा चाची को घर से जाने से रोक लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देवकी गीता को ज्यादा उम्र में माँ बनने के लिए आए दिन कोई न कोई ताना मारती ही रहती, और छोटी होने के कारण गीता देवकी को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद राजेश भी गीता को अपनी भाभी के यहाँ छोड़कर दुबई वापस चला जाता है। रीशु अपनी चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देती। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन देवकी मार्केट से घर आती है और देखती है कि पूरा घर बहुत जगमगा रहा है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होती है।
और अपनी बहू रीशु को आवाज देकर बुलाकर कहती है, बहू अब ये कौन सा तमाशा है? क्या चल रहा है घर में ये सब? माँ जी, आज चाची जी की गोद भराई है। मैंने सोचा इसी बहाने सभी का आशीर्वाद मिल जाएगा बच्चे को। बहू शर्म के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच कर आई है क्या तू? मतलब अब तू पूरे मोहल्ले में तमाशा करेगी कि मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए? बहू, जेठानी जी सही कह रही है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। नहीं चाची जी, आपको भी वो सब मिलना चाहिए जो एक गर्भवती औरत को मिलता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नजरें झुकानी पड़े। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू कर इसकी गोद भराई। मैं भी देखती हूँ तू किस किस का मुंह बंद करवाती है। अपनी बहू रीशु को ताना मारकर देवकी वहाँ से चली जाती है। रीशु अपने पति अमित के साथ मिलकर पूरे फंक्शन की तैयारी अच्छे से करती है। कुछ समय बाद गोद भराई का फंक्शन शुरू होता है और सब मेहमान आने लगते हैं। तभी देवकी की पड़ोसन रूपा उसके घर आती है और रीशु को काम करते देखकर देवकी से कहती है, देवकी, तेरी बहू को तो देख, बेचारी अपनी गोद भराई में भी कितना काम कर रही है। अरे बहू, थोड़ा आराम कर ले, थक जाएगी। आंटी जी, गोद भराई मेरी नहीं, मेरी चाची जी की है। ये क्या मजाक है गीता? जिस समय तुझे अपनी बहू की गोद भराई करनी चाहिए उस समय तू खुद की गोद भराई में अपनी बहू से काम करवा रही है। अरे शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? ऐसी बात नहीं है। वो छोड़िए चाची जी, मैं बताती हूँ आपको। आंटी जी, एक बात बताइए आंटी जी, कौन सी किताब में गर्भवती होने का समय लिखा है? आजकल के टाइम पर सभी शादी देर से करते हैं, तो लाजमी है ना कि बच्चा भी देर से ही होगा। और आपकी बहू भी तो चाची की उम्र के आसपास की ही है, तो उन्हें भी गर्भवती नहीं होना चाहिए। बहू, ये क्या बोल रही है? मेरे बेटों की अभी अभी शादी हुई है, तो भला मेरी बहू गर्भवती क्यों ना हो? अच्छा, तो आपको चाची जी के गर्भवती होने से प्रॉब्लम नहीं है? उनकी शादी जल्दी हो गई, वो देर से गर्भवती हुई, इससे प्रॉब्लम है। और आपकी बहू अभी अभी शादी हुई है, इसीलिए उसके गर्भवती होने से आपको प्रॉब्लम नहीं है। वाह देवकी, ये तेरी बहू क्या बोले जा रही है? कब से बुलाकर तू यहाँ हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने सोचा बहू की खुशखबरी होगी इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। आंटी जी, मेरी बीवी ने गलत क्या बोला? तू तो है ही जोरू का गुलाम। आंटी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एज को लेकर किसी को ताना मारना ठीक नहीं है। आजकल ये बहुत छोटी बात है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर मेरी चाची जी किसी प्रॉब्लम की वजह से देर से माँ बनने की खुशी ले पा रही हैं, तो दुनिया ऐसे सोचेगी तो उनका क्या होगा? अरे आप जैसे लोग ना समाज के नाम पर धब्बा है। आप जैसे लोग सिर्फ लोगों को दुख देना जानते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होना नहीं। रीशु की बात सुनकर सबको अपनी गलती समझ में आती है और सभी गीता से माफी मांगते हैं। साथ ही देवकी भी अपनी कही बातों और तानों के लिए गीता से माफी मांगती है और सबके साथ मिलकर देवरानी की गोद भराई के फंक्शन को अच्छे से मनाती है और अपनी बहू बेटी की बात मानकर खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। शीना दी, आप ऐसा कर सकती हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो हमेशा मुझे अच्छी बातें, अच्छे गुण समझाती थी, और आपने खुद क्या किया? मेरी सौतन बन गई। कह दो ना ये झूठ है। जो कुछ तुमने अभी देखा सुना वो सब कुछ सच है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे, ना घर वालों से। जो आज तक तुम देखती आ रही थी ना, वो बस मेरा दिखावा था। असलियत वो है जो तुमने आज देखा है। काव्या और शीना कहने को तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। उन दोनों का ये प्यार देखकर उनकी सास हेमलता फूले नहीं समाती थी। ऐसे ही एक शाम हेमलता शीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, शीना बहू, कहाँ हो? यहाँ आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, जरा एक कप चाय पिला दे। तभी हाथों में चाय का कप लिए काव्या आती है और बोलती है, ये लो माँ जी चाय, और दीदी आप भी लीजिए। अरे मैंने कहा था ना मैं बना दूंगी, फिर तुम क्यों गई रसोई में? देख लो माँ जी, दीदी मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, बस रानी बना कर रखती है। अरे तू है ही मेरी लाडो रानी, मेरी छोटी बहन। हे भगवान, मैंने जरूर मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो इतनी गुणी और समझदार बहुएं मिली हैं। नजर ना लगे तुम दोनों को। जिसके बाद तीनों मिलकर चाय पीती है। तीनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही एक शाम जब कार्तिक और करण ऑफिस से घर आते हैं, तभी शीना उनके पास आती है
और उनके हाथों से बैग लेते हुए बोलती है, जी आ गए आप दोनों। आज बड़ी देर लगा दी आने में, क्या बात है, काम कुछ ज्यादा आ गया था क्या? अरे शीना क्या करें, रास्ते में ट्रैफिक ही इतना था, पूछो ही मत। भाभी वो तो आपका देवर है ना, एकदम सुपर फास्ट बाइक चलाकर शॉर्टकट से ले आया। तभी हाथों में पानी लिए काव्या आती है और बोलती है, जी जी बिल्कुल, अब आप दोनों पानी पीकर फ्रेश हो जाओ, मैं और दीदी खाना लगा देते हैं। काव्या की बात सुनकर कार्तिक और करण वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। तभी शीना टेबल के नीचे से सामने बैठे करण के पैर पर गुदगुदी करने लगती है, जिससे वो एकदम से खांसने की एक्टिंग करता है। तभी शीना बोलती है, अरे देवर जी क्या हो गया, ये लीजिए पानी। कुछ नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। आओ मेरे साथ किचन में, मैं आपको चीनी खिला देती हूँ। मैंने सुना है कि मीठा खाने से खांसी बंद हो जाती है। बेटा जा शीना के साथ। करण शीना के साथ किचन में जाता है। तभी दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं और करण बोलता है, जान क्या करती हो, अगर कोई देख लेता तो? कोई नहीं देखेगा, तुम जानते हो ना, जब तक मैं तुम्हें गले न लगा लूं मुझे बेचैनी सी होती रहती है। अरे मेरी जान, मेरा बस चले तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर न जाने दूं। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद दोनों बाहर जाते हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त बीतता जाता है, जहां एक तरफ शीना सबकी नजरों में अच्छा बनने का ड्रामा करती, वहीं सबके पीठ पीछे वो करण के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर अपने ही देवरानी को सोतन बनाकर बैठी थी। ऐसे ही एक शाम तीनों सास बहू घर के आंगन में बैठकर हेमलता बोलती है, अरे पता है करण और कार्तिक जब छोटे थे तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देते थे। अचार बनाने के लिए अम्बियां लाती थी, दोनों भाई नमक लगाकर खा जाते थे। सच में माँ जी, मैं भी बचपन में बहुत कच्ची कैरी खाती थी। फिर भी इतनी प्यारी हो तुम, एकदम रसमलाई जैसी। दीदी सच कहूँ तो मेरी कोई बहन नहीं थी, पर जब से इस घर में आई हूँ और आप मुझे मिली है ना, मेरी जिंदगी में वो कमी भी पूरी हो गई। अरे तुम्हें तो पता ही है, हर बहू का कर्तव्य होता है अपने घर को जोड़ के रखना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना, परिवार के हर एक सदस्य का ख्याल रखना। तो मैं भी बस वही करती हूँ और तुम भी आगे चलकर यही करना। जरूर दीदी, जैसा आप चाहें। अच्छा माँ जी और छोटी, आप दोनों अंदर जाइए, आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। शीना की बात सुनकर हेमलता और काव्या अंदर चली जाती है और रात को 2 बजे जब सब गहरी नींद में सोए होते हैं, तभी शीना करण को मैसेज करके छत पर बुलाती है। करण जल्दी से मैसेज रीड करके छत पे जाता है और शीना को पीछे से हक करके बोलता है, मेरी जान ने मुझे याद किया और मैं आ गया। वो तो तुम्हें आना ही था बेबी, अब देखो मेरा जलवा। तभी वो अपनी साड़ी उतारती है। साड़ी के नीचे उसने एक हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर करण बोलता है, उफ, एक तो ये रात हसीन, ऊपर से तुम कातिल दिलरुबा की अदाएं। अब बेचारा परवाना भी करे तो करे क्या। ये खूबसूरती एक आग है, इस आग में जलकर देख जरा, कितनी तड़प है मेरे सीने में तुझे अपना बनाने की। मुझे गले लगाकर देख जरा, कतरा कतरा कर मुझ पर अपना इश्क बरसा दे जरा, मेरे लबों को अपने लबों से छूकर इनकी प्यास बुझा दे जरा। शीना के इन प्यार भरे लफ्जों को सुनकर करण जल्दी से उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और करण और शीना का ये रिश्ता अपनी रफ्तार से चलता रहता है। और एक दिन शीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते काव्या उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती है। डॉक्टर शीना के कुछ टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि शीना प्रेग्नेंट है, जिसके बाद दोनों घर जाती है और काव्या खुशी से ये बात सबको बताती है, जिसे सुनकर हेमलता सबसे पहले बोलती है, मेरी बहू तो सदा सुखी रहे। थैंक यू मेरी जान, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अरे करण, तू भी अपनी भाभी को बधाई दे दे। जान मुबारक हो, हमारे प्यार की निशानी आ रही है। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माँ जी, मैं थोड़ा थका थका महसूस कर रही हूँ, तो मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। यहाँ एक तरफ घर में सब नए मेहमान के आने की खुशियाँ मना रहे थे, तो वहीं शीना के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसे ही एक शाम को जब घर पर कोई नहीं होता, तो करण शीना के कमरे में जाता है और देखकर हैरान हो जाता है
कि शीना छुपकर पपीता खा रही है। ये देखकर करण को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पपीते की प्लेट को शीना के हाथों से छीन लेता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, शीना तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो तुम नहीं जानती हो कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते? पागल हो गई हो क्या? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? बंद करो यार अपनी ये बकवास, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, ना ही मुझे माँ बनना है। होश में भी हो तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो तुम और क्या नहीं? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ नहीं बनना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे हंसते खेलती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ क्या तुम्हें मैं, जो बच्चा नाम की घंटी अपने गले में बांध लूं? पर ये बच्चा तुम्हारे अकेली का नहीं है, समझ गई तुम? इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा है। इसे दुनिया में लाना है या नहीं, इसका फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती हो और मैं तुम्हें ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करने दूंगा। अगर इतना ही शौक है बाप बनने का तो खुद बच्चा पैदा कर लो ना, मुझसे नहीं होता बच्चा पैदा। शीना और करण ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेमलता और काव्या वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। जिसके बाद काव्या बोलती है, शीना दी, आप ऐसा कर सकती हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो हमेशा मुझे अच्छी बातें, अच्छे गुण समझाती थी और आपने खुद क्या किया, मेरी सौतन बन गई। कह दो ना कि ये झूठ है। जो तुमने अभी देखा सुना वही सच है, मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे, समझ गई? आज तक जो तुमने देखा वो सब एक दिखावा था, मेरी असलियत यही है जो तुमने आज देखा। अरे निर्लज बेहया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे उसकी अकल घास चरने गई थी, पर तू तो अपना दिमाग लगाता। मंदिर जैसे घर को अपवित्र कर दिया तुम दोनों ने। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं समझ लूंगी आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। हेमलता इतना बोल ही रही होती है कि तभी शीना के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अपने बच्चे को खो देने और घर वालों की बातें सुनने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमलता उन दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो काव्या और कार्तिक के साथ दूसरे शहर में जाकर नया बसेरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।